So now we are starting money and credit. Now, what is money? So we have seen that every day trade is happening. There are small trades and there are huge trades or big trades as well. For example, if you are going to a shop to purchase books or to purchase grocery items, so you are again involved in a trade. Now, you might have seen that when trade happens or when trade occurs, then transaction also takes place. You might have seen that your parents either doing online transaction or they pay on. They just take out money from their bags, from their pockets, and then pay to the supplier. So transaction is exchange of money, right? When we talk about trade, so, transaction is the exchange of money that is happening. Now, when we talk about trade, so trade could be of goods, of services, or of money. It's a broader concept. But when we are specifically talking about the exchange of money, so we called it as transaction. Now, money and credit. So, as I have given you an example that you will go to a shop, you will purchase your items the desired items, the demanded goods, and then you will pay the money to the supplier. Supplier here is the shopkeeper, right? Now, sometimes you might have seen this also that we do not pay the money at that particular time when we are involved in a trade. जब मैंने ट्रेड किया, जब मैंने सप्लाई जब मैंने एक्सचेंज ऑफ गुड्स किया या सर्विस किया, तो उस समय पर मैंने पैसा नहीं पे किया. मैंने उस समय पर पैसा नहीं पे किया. रादर मैंने कह दिया उस शॉपकीपर को, आई प्रॉमिस द शॉपकीपर दैट आई विल पे यू द मनी नेक्स्ट टाइम. तुमको अगली बार जो मैं पैसा है इस बार का वो पे कर दूंगी. सो दिस इज योर क्रेडिट. मनी, सिंपल थिंग, मनी करेंसी है हमारी. आज जो भी सारे हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, दो लोगों के बीच में ट्रेड हो रहा है, दो स्टेट्स के बीच में ट्रेड हो रहा है, दो देशों के बीच में ट्रेड हो रहा है. तो ट्रेड हो रहा है. ट्रेड जब हो रहा है तो उस ट्रेड में एक देश जो पैसा दे रहा है और एक देश है जो पैसा ले रहा है. If India will export cotton to UK or USA, then in return, what will India get? India will get foreign exchange. That is the money. हमें डॉलर्स में पैसा मिलेगा. हर देश की अपनी एक करेंसी है, राइट? इंडिया की करेंसी है मनी, ठीक है. दूसरे देशों की करेंसी अलग अलग होगी. यूके की है, यूएसए की है डॉलर्स. तो हर देश की अलग अलग करेंसी है. सो here you can see that इंडिया ने जब यूएसए को या यूके को कॉटन बेचा तो इंडिया को क्या मिला? फॉरेन एक्सचेंज मिला. यानी कि उनके देश की जो करेंसी है उतना ही पैसा इंडिया को मिला, ठीक है. अब यहाँ पे हम क्रेडिट की बात करते हैं. तो क्रेडिट का मतलब हमने देख लिया, इट इज लोन. लोन आप देखते हो फॉर्मल इनफॉर्मल दो तरह के लोन्स होते हैं. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्मल लोन्स, फॉर एग्जांपल आपको एक अपना जो घर है कंस्ट्रक्ट करवाना है, यू वांट टू डू सम कंस्ट्रक्शन इन योर हाउस और यू वांट टू परचेज अ न्यू व्हीकल. सो उसके लिए आपको एक साथ बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे. लैक्स ऑफ मनी वुड बी यूज्ड. तो आप इतना सारा लैक्स ऑफ मनी एक साथ एक्यूमुलेट नहीं कर सकते हो. इन दैट केस व्हाट विल यू डू? यू विल टेक लोन. You will take loan. Now again, when you are taking loan, from whom will you take loan? Who will pay you lakhs of money? Who will give you lakhs of money? So obviously we have a body that is banks. So banks क्या कर रहे हैं? लोन प्रोवाइड कर रहे हैं हमको. Now when they are providing us with loan, so we will promise them कि हम आपको पैसा पे करेंगे. But the thing is that maybe we cheat them. हम cheat कर सकते हैं उनको. So there is a process, a way which needs to be followed, जो फॉलो की जाती है. और एक आपको कंसेप्ट दिखेगा, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कोलैटरल, जिसमें हम क्या करते हैं, एक अपना एसेट, एसेट इन द सेंस प्रॉपर्टी. आपके पास एसेट्स क्या क्या है? यू हैव मनी, दैट इज योर कैपिटल, जो कि बैंक अकाउंट में सेव रहती है.
यू हैव गोल्ड ज्वेलरीज जिनकी बहुत वैल्यू रहती है। मे बी आपके पास कैटल्स हो, अगेन दे हैव लॉट्स ऑफ वैल्यू। या मे बी आपके पास कोई लैंड हो, कोई ज़मीन हो। तो आप क्या करोगे, आप प्रॉमिस करोगे बैंक को कि अगर मैं ये मनी पे नहीं कर पाया तो आपके पास ये राइट होगा कि आप मेरे उस एसेट को यानी उस प्रॉपर्टी को खरीद ले, न खरीद नहीं ले, ले ले और बेच दे। अब देखो हमने क्या किया कि मान लो कोई इंसान है जिसने लोन लिया और वो लोन रिपे नहीं कर पाया। उसका ये लैंड है जो कि उसने एज अ कोलेट्रल, एज अ मॉर्गेज जिसे हम कहते हैं ना, गिरवी रखा है। अब ये क्या होगा कि अगर ये पे नहीं करवाया कर पाया तो बैंक कहेगा कि जो आपकी ज़मीन है इसको हम बेच रहे हैं। इसको बेचने से क्या होगा, हमें पैसा मिल जाएगा। जो आप हमें नहीं दे पाए वो आपकी ज़मीन हमें दे देगी, उसको बेच करके हम ले लेंगे। सो दिस इज़ योर फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में हम बैंक्स से लोन लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आई वेंट टू अ शॉप, आई परचेज सम ग्रोसरी आइटम्स, आई सेड दैट आई विल पे यू द मनी लेटर। मैंने शॉपकीपर से प्रॉमिस किया कि आई विल पे यू दिस मनी लेटर। सो दिस इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ अ लोन, जहाँ पे हमने क्या किया कि रिलेटिव से लोन लिया, या फैमिली मेम्बर्स से लोन लिया, या फ्रेंड से लोन लिया, या फिर हम देखेंगे कि मनी लेंडर्स से लोन लिया या ट्रेडर्स से लोन लिया। नाउ हु आर दिस मनी लेंडर्स? एज द वर्ड सजेस्ट, दे विल लेंड यू मनी। अच्छा, बैंक्स भी तो मनी लेंड कर रहे हैं, सो आर दे मनी लेंडर्स? नो, दे आर नॉट मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स इनफॉर्मल सेक्टर लोन प्रोवाइड करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, ये भी लोन प्रोवाइड करते हैं। बट जब हम बात करते हैं मनी लेंडर्स की, तो एज सच डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, कोई कोलैटरल नहीं रखा जाता है। तो इस तरह से इनफॉर्मल सेक्टर लोन आपका वर्क करता है। You might be thinking that informal sector loan is better than formal sector loan because formal sector loan requires lots of documentation, and it needs more rules and regulations to be followed. It is more dangerous, but we will see that informal sector is more harmful. We will see some critical points related to the informal sector loan. ठीक है, सो इन दैट टॉपिक वी विल सी कि व्हाई इज फॉर्मल सेक्टर लोन बेटर देन इनफॉर्मल. So, use of money spans a very large part of our everyday life. Look around you, and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. Can you make a list of these? In many of these transactions, goods are being bought and sold with use of money. In some of these transactions, services are being exchanged with money. First off, there might not be any actual transfer of money taking place, but a promise to pay money later. जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप ट्रांजैक्शन जब भी करते हो, तो जब भी ट्रांजैक्शन किया जाता है तो कोई ट्रेड होता है। ट्रेड इज फॉलोड बाय ट्रांजैक्शन। जब भी ट्रेड होगा, जब भी लेन देन होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होगा, गुड्स एंड सर्विस का, तो ट्रांजैक्शन होगा यानी मनी का एक्सचेंज होगा। जो पेयर है, जो पैसा दे रहा है, और एक होगा जो वो पैसा लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताया है कि क्यों हर कोई जो है वो पेमेंट इन फॉर्म ऑफ मनी चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने कोई बिजनेस किया या आज आपने कोई काम किया, तो आप उस इंसान से कहोगे जो भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज को ले रहा है, को यूज़ कर रहा है, कि मुझे तुम रोटी बना के दे दो, या तुम मुझे सब्जी बना के दे दो, या मुझे नए कपड़े दे दो। नहीं, वी विल नॉट से दिस। वॉट वी विल से कि गिव मी मनी, मुझे पैसा दो। वाई वी नीड मनी? क्योंकि अगर किसी इंसान के पास मनी है, इफ़ अ पर्सन इज हैविंग मनी, तो वो उस पैसे से जितनी भी सारी चीज़ें हैं एज पर रिक्वायरमेंट वो खरीद सकता है। अगर आपको कोई भी चीज़, आपने कोई भी सर्विस किसी को प्रोवाइड की और आपके सामने ऑप्शन रहता है कि तुम्हें जो पेमेंट चाहिए इन फॉर्म ऑफ मनी चाहिए, या तुम्हें जो पेमेंट चाहिए वो किसी गुड्स की फॉर्म में चाहिए, यानी कि मैं तुम्हें अपनी कोई चीज़ ला करके दे दूँ,
तो आप कहेंगे कि नहीं, मुझे जो पेमेंट चाहिए इन फॉर्म ऑफ मनी चाहिए, क्योंकि मनी से क्या है कि मैं अपने हिसाब से एज पर माई नीड, एज पर माई रिक्वायरमेंट जो गुड्स हैं उनको ले सकता हूँ, जो भी नीड्स है अपनी उनको पूरी कर सकता हूँ. अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन easily exchange it for any commodity or service that she might want, ही या शी माइट वॉन्ट. तो इंसान के पास पैसा है तो वो उस मनी से एक्सचेंज कर सकता है. तो उस मनी की हेल्प से क्या कर सकता है कि वो अपनी पसंद की कमोडिटी को खरीद सकता है बाय गिविंग द मनी टू द अदर पर्सन. Thus, everyone prefers to receive payment in money. Now we have seen that जो भी लोग जॉब्स करते हैं, जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं, आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट, एट द एंड ऑफ द मंथ उनके बैंक अकाउंट में आता है मनी, सैलरी जिसे हम कहते हैं, या आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन जिसे हम कहते हैं. तो यहाँ पर हमने देखा कि जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो क्यों काम कर रहे हैं, जिससे उनको भी पैसा मिले. सो एवरीबडी इज डूइंग सम और दी अदर थिंग, एवरीबडी इज वर्किंग, हर कोई मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है. एट द एंड द रीज़न इज कि वो पैसा रख सके, वो पैसा कमा सके, और उस पैसे से वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, अपनी नीड्स एंड ग्रीड्स सबको पूरा कर सके. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, टेक द केस ऑफ शू मैन्युफैक्चरर. अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है. इस एग्जाम्पल में आपको बार्टर सिस्टम बताया है कि बार्टर सिस्टम पहले जो कि हमारे देश में चलता था, तो वो डिफरेंट था आज के सिस्टम से, जहाँ पे आज हम मनी का एक्सचेंज करते हैं. तो जब हम बात करते हैं बार्टर सिस्टम की, सो बार्टर सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब है कि तुम्हें मेरी चीज़ चाहिए, मुझे तुम्हारी चीज़ चाहिए. अब मैं आपको इसके लिए एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ. मान लीजिए कि मैं शूज मान लीजिए मुझे शूज खरीदने हैं. आई वॉन्ट शूज एंड सेल wheat. मैं शूज खरीदना चाहती हूँ, बदले में मैं वीट देना चाहती हूँ. पैसे जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए हम जो भी यहाँ पे ट्रेड करेंगे उसमें जो ट्रांजैक्शन होगा वो पैसों का नहीं होगा, वो कमोडिटीज का ही होगा. तो अब यहाँ पे जब मैंने कहा कि मुझे शूज चाहिए और वीट मेरे को बेचना है, तो मेरे पास तीन सिचुएशंस आ सकती हैं. लेट अस लुक एट द फर्स्ट सिचुएशन. हो सकता है कि मुझे एक इंसान मिले जो कहे कि मैं शूज तो मैं वीट तो खरीदना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास शूज नहीं है. सो आई वॉन्ट वीट. मैं वीट खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि ये इंसान वीट बेचना चाहता है और शूज खरीदना चाहता है. तो पहली कंडीशन है कि इसे आई वॉन्ट वीट, एक ऐसा इंसान मिले जो वीट खरीदना चाहे, बट आई डोंट हैव शूज टू सेल यू या टू गिव यू. तो मेरे पास भी वीट तो है देने के लिए, लेकिन शूज़ नहीं, मतलब वीट मुझे चाहिए लेकिन मेरे पास शूज़ नहीं है तुम्हें देने के लिए. तो ये कोई बहुत दानवीर भाई साहब तो है नहीं, ये कहेंगे कि तुमको जब शूज़ देने ही नहीं है तो तुम्हें वीट देकर क्यों मैं टाइम वेस्ट करूँ. अब यहाँ पे इनके पास दूसरी कंडीशन आएगी, जहाँ पे इनको एक ऐसा आदमी मिलेगा जो कि जो शूज़ है वो तो देना चाहेगा, लेकिन वो वीट नहीं खरीदना चाहता. आई वॉन्ट टू सेल शूज. मैं बेचना चाहता हूँ शूज किसी को, लेकिन बदले में मैं वीट नहीं लेना चाहता हूँ, मैं वीट नहीं लेना चाहता हूँ, बट डोंट वॉन्ट वीट, पर मैं वीट नहीं लेना चाहता. तीसरी कंडीशन में बहुत मशक के बाद इन्हें तीसरी कंडीशन में एक ऐसा इंसान मिलेगा जो कहेगा अरे वाह, आई वॉन्ट वीट एंड वॉन्ट टू सेल शूज. यानी कि अब जो कंडीशन इसके पास आएगी तीसरी, उसमें क्या है कि ठीक है, मैं जो हूँ वो वीट
खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट वीट एंड सेल शूज, और मैं शूज को बेचना चाहता हूँ। ये जो कंडीशन है, जो थर्ड आई है, दिस इज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि तुम्हें मेरी चीज चाहिए, मुझे तुम्हारी चीज चाहिए। तो दिस इज द बार्टर सिस्टम व्हिच डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सो यहाँ पे यही सारा था, रीड कर लेते हैं हम। Take the case of shoe manufacturer. He want to sell shoes in the market and buy wheat. The shoe manufacturer will first exchange the shoes that he has produced for money and then exchange the money for wheat. ये सब वही है जो अभी हमने देखा। So ये important है कि both the parties have to agree to sell and buy each other's commodity. मतलब दोनों पार्टीज एग्री करनी चाहिए कि तुझे मेरी चीज चाहिए, मुझे तेरी चीज चाहिए। दिस इज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सो आप क्या लिखोगे, व्हेन बोथ पार्टीज एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटी देन इट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज अ प्रिंसिपल या इज द फंडामेंटल ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम पूरा का पूरा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पे ही बेस्ड होता है। Wants now what a person desire to sell is exactly what the other person wishes to buy. In a barter system where goods are directly exchanged without use of money, double coincidence of want is an essential feature. ठीक है, जहाँ पे बार्टर सिस्टम है वहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इंपॉर्टेंट फीचर है। अब आज का सिनेरियो अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि एक इंसान है जो शूज खरीदना चाहता है, ठीक है। उसे किसी ऐसे इंसान को नहीं ढूंढना पड़ेगा जो वीट खरीदना चाहे और शूज को बेचना चाहे। उसे बस एक ऐसा इंसान खरीदना होगा जो पैसा दे सके। पैसा देने से क्या होगा कि जब वो शूज को बेचेगा तो शूज को बेचने पर उसे पैसा मिलेगा। ये जो पैसा मिलेगा उससे वो अपनी मन मर्जी वीट खरीद सकेगा। ठीक है, कहने का एक सिंपल सा मतलब है कि अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो आपको कपड़े खरीदने के लिए कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड मनी। वो मनी आपको कैसे आएगा, आप जिस भी सर्विस में या जिस भी जॉब में एम्प्लॉयड होंगे या जिस भी बिजनेस को आप परस्यू कर रहे होंगे, तो जो भी उससे आपको पैसा मिलेगा वही जो पैसा है उससे आप मार्केट में जाकर के कपड़े खरीद सकते हो। यहाँ आपको किसी ऐसे दूसरे इंसान को ढूंढने की जरूरत नहीं है जो आपकी चीज को खरीद करके बदले में आपको कपड़ा दे। So in an economy where money is in use, money by providing the service, providing the crucial intermediate step eliminates the need of double coincidence of want. It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoes and at the same time sell him wheat. कि उसे ऐसे इंसान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि उसके वीट को मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि वो वीट सेल कर रहे हैं या वीट परचेज कर रहे हैं। तो उसको बिल्कुल भी ऐसे इंसान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि उसको वीट दे और उससे शूज़ खरीदे। यानी कि अगर उसको वीट खरीदना होगा तो केवल उसे अपने शूज़ बेचने हैं, इन रिटर्न उसे पैसा चाहिए, इस पैसे से वो वीट खरीद सकेगा। All he has to do is to find a buyer for his shoes once he has exchanged his shoes for money, यानी कि उसने शूज दे करके मनी ले लिया अगर, so then he can purchase the wheat or any other commodity in the market. Since money act as an intermediate in exchange process, it's called medium of exchange. मनी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं क्योंकि जब भी ट्रेड होता है तो उस समय पर जो ट्रांजैक्शन किया जाता है वो पैसा का होता है, मनी का होता है। अगर मनी नहीं हो तो ट्रेड इज नॉट पॉसिबल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज नॉट पॉसिबल। नाउ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी करेंसी विद टाइम बदलती गई और आज हम जो मनी यूज़ करते हैं, जो जिसमें हम कॉइन्स एंड पेपर नोट्स की बात करते हैं, तो आज जो पैसा हम यूज़ कर रहे हैं, जो करेंसी हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ रुपीज़,
हमारी करेंसी क्या है? रुपीज है। ये आप लोगों को पता होगा, है ना? हमारी करेंसी क्या है? रुपीज है। तो पैसों की ये करेंसी होती है। लेट अस सी की मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है। सो वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रांजेक्शन। अब पहले कॉइन्स नहीं थे, तो उस समय पर वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट थे जो यूज़ किए जाते थे एज मनी। पहले ग्रेन्स का, कैटल्स का यूज़ किया जाता था। उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ये सब जो है इनके कॉइन्स बना दिए गए थे। और ये जो है हमारे लास्ट सेंचुरी तक इस्तेमाल किए जा रहे थे। आपने सीरियल्स में देखा होगा कि कहते हैं सोने की इतनी मुद्राएं तुम्हें देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, यही आपका जो है पहले फॉर्म ऑफ मनी था, जिसे हम कहते थे मुद्रा, है ना? गोल्ड की, सिल्वर की, चांदी की मुद्राएं हैं ये। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि करेंसी क्या है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी इंक्लूड कर पेपर, नोट्स एंड कॉइन्स। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में आपकी जो है इंक्लूड करेंसी। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी। जो हमारी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, इसमें क्या आ रहा है? हमारा करेंसी आ रहा है। करेंसी दैट इज द पेपर, नोट्स एंड coins. Unlike the things that were used in money earlier, modern currency is not made of silver. पहले जो हम यूज़ कर रहे थे, जिसमें कि हम गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे थे, तो दीज वर प्रीशियस मेटल्स, ठीक है। लेकिन आज जो हम करेंसी यूज़ कर रहे हैं वो केवल नोट्स, कागज़ है। और कॉइन्स भी हैं कुछ, है ना? तो कॉइन्स या कागज़, ऐसे जो कॉइन्स हैं, ये दे आर नॉट मेड अप ऑफ वेरी स्पेशल और वेरी प्रीशियस मेटल्स। एंड पेपर नोट्स, तो यू नो दैट नोट है, सिंपल कागज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो करेंसी है, इसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। जब नोटबंदी हुई थी, उसके बाद हमारा पैसा बिल्कुल बेकार हो गया था। लेकिन अब जब न्यू नोट्स आए तो उसकी हम वैल्यू कर रहे हैं। 200, 2000, ये जितने सारे हमारे नोट्स हैं। सो अब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन ये आता है कि द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। जो करेंसी है हमारी, उसका अपने आप में कोई यूज नहीं है। सो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो पहले हम प्रीशियस मेटल्स का यूज कर रहे थे, प्रीशियस कॉइन्स को, स्पेशल कॉइन्स को यूज कर रहे थे। अब एज सच हम किसी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन्स को यूज नहीं कर रहे हैं, ना ही हम कैटल्स एंड ग्रेन्स का यूज कर रहे हैं। हम जो यूज कर रहे हैं वो है सिंपल मनी, जो कि पेपर नोट्स और कॉइन्स का बना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, मॉडर्न करेंसीज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, फिर क्यों हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? तो उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ये जो करेंसी है, इसको ऑथराइज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। यानी कि आपने पढ़ा था कि करेंसी जो है ये यूनियन लिस्ट में आती है। तो यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो नेशनल गवर्नमेंट है, वही इसका सारा देख रेख करती है हमारी करेंसी का, कि कितनी करेंसी छपेगी एंड एवरीथिंग। लेकिन अभी क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इतने सारे काम कर रही है, तो करेंसी को संभालने के लिए क्या कोई स्पेसिफिक बॉडी है? तो यस, देयर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट तो इतने काम नहीं कर सकती, उसको बहुत काम है। तो उसने कह दिया कि मैं आरबीआई बना रहा हूँ, जो कि क्या करेगी, मेरी तरफ से जो करेंसी नोट्स उनको इशू करेगी। अभी आप जब बात करते हो करेंसी से रिलेटेड, तो कुछ आरबीआई ने रूल्स, रेगुलेशंस भी ले डाउन कर रखे हैं। तो यहाँ पे है कि एज पर इंडियन लॉ, नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। कोई भी अपने मन से चाहे तो इशू नहीं कर सकता करेंसी को, कि हमारा मन है हम इशू कर रहे हैं करेंसी। नहीं, इट इज़ नॉट अलाउड। तो यहाँ पे आपने देखा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने मन से चाहे तो करेंसी नहीं कर सकती इशू। इज नॉट अलाउड टू इशू एनी करेंसी। केवल आरबीआई ही है जो इशू करेगी करेंसी नोट्स को ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कोई नहीं कर सकता, ना कोई स्टेट बैंक कर सकता है, ना कोई स्टेट गवर्नमेंट की दूसरी बॉडी कर सकती है। इट इज गोइंग टू बी डन बाय दी आरबीआई ओनली। अब
Moreover, law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transactions in India. कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब कोई भी पैसों का, मतलब कोई भी आपने गुड्स को खरीदा दिया, तो अब आप पैसे दोगे, है ना, या फिर आप उसके बदले में कोई दूसरी चीज़ दोगे, कोई गुड्स दोगे, राइट। लेकिन हमारी जो लॉ है वो ये कहता है कि कोई भी अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो अगर वो ट्रांजैक्शन मनी में हो रहा है, यू कैन नॉट रिफ्यूज इट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने, आई एम अ शॉपकीपर, ठीक है, मुझसे किसी ने 10 रुपीज़ की टॉफ़ीज़ ली, तो मैंने कहा नहीं, मुझे तुम टॉफ़ीज़ नहीं दोगे, तो मुझको अपने घर में जो वीट रखा है, चावल रखा है, गेहूँ रखा है, वो दोगे। तो ये अलाउड नहीं है। मैं एज सच ऐसे कोई ट्रांजैक्शन की डिमांड नहीं कर सकती गुड्स एंड सर्विसेज की कि ट्रांजैक्शन जो हो वो गुड्स एंड सर्विसेज में हो। जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो मनी से ही होगा, उसको आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। सो नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज एनी पेमेंट मेड इन rupees. Hence, rupee is widely accepted as a medium of exchange. डिपॉजिट विद बैंक। अब यहाँ पे आता है कि हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। लेट्स से कि मैंने मंथ में 40,000 मनी अर्न किया। अब ये जो महीने का हमने 40,000 मनी अर्न किया है, क्या ये सारा महीना में मैं खर्च कर दूंगी इतना सारा पैसा? वुड आई बी यूटिलाइजिंग दिस होल अमाउंट? क्या सारा का 40,000 में यूज़ कर दूंगी? ऐसा नहीं है। इस 40,000 में से हो सकता है कि मैंने केवल 5,000 यूज़ किया हो अपने महीने में, मेरे एक्सपेंसेस केवल इतने ही हो कि 5,000 में निपट गया हो। बाकी के 35,000 को मैं कहाँ रखूँगी? घर पे रखना तो सेफ नहीं है। बहुत सारे इश्यूज है घर पे रखने में, तो सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है। तो हम उस पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। बैंक में क्या है, लॉकर्स होते हैं जहाँ पे आप अपनी ज्वेलरीज को भी रख सकते हो, बैंक में पैसे भी रखे जा सकते हैं लॉकर्स में। तो आपने बैंक में जितना पैसा डिपॉजिट किया है, तो उसे हम कहते हैं डिपॉजिट विद बैंक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 लाख डिपॉजिट किया है, आपने 2,000 डिपॉजिट किया है, आपने करोड़ों में डिपॉजिट किया है। तो डिपॉजिट विद बैंक का सिंपल सा मतलब है कि जो सारा पैसा है वो आपने बैंक को दे दिया। द अदर फॉर्म्स इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट विद बैंक। अब देखो, पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर द डे टू डे नीड्स। फॉर एग्जाम्पल, महीने में 40,000 में से मान लो 10,000 ही खर्च हो रहा है डे टू डे नीड्स के लिए, मेरी रिक्वायरमेंट्स के लिए केवल 10,000 नेसेसरी है, बाकी का सरप्लस अमाउंट है। अब वर्कर्स जो हम काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज हैं, किसी ना किसी सर्विस में, किसी ना किसी जॉब में वी आर एम्प्लॉयड। अब क्या होगा, हर महीने हम पैसा कमाएंगे, हमारी सैलरी आएगी, तो सैलरी हर महीने आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, और हर महीने का हमारा जो एक्सपेंस है, इज नॉट दैट मच कि सारी जो हमारी सैलरी आ रही है वो यूटिलाइज हो जाए। कुछ ही सैलरी है जो यूटिलाइज होगी, कुछ ही अमाउंट है सैलरी का जो यूटिलाइज होगा। 40,000 लेट से पर मंथ आ रहा है, तो केवल 10,000 है जो पर मंथ यूटिलाइज हो रहा है। सो सरप्लस मनी को आपने डिपॉजिट कर दिया बैंक में। दिस इज कॉल्ड योर डिपॉजिट्स विद बैंक। So banks accept as in now. What do people do with this extra cash? They deposit it with the bank by opening a bank account in their name. Banks accept the deposit and also pay an amount as interest on the deposit. अब आपने डिपॉजिट कर दिया पैसा, तो आपको क्या फायदा होगा? जब आप बैंक को पैसा डिपॉजिट करोगे, तो आपको मिलेगा इंटरेस्ट। यानी कि लेट से आपने 40,000 डिपॉजिट किया बैंक में। अब मान लो आप गए और आपने कहा कि मुझे मेरे 40,000 निकालने हैं, विड्रॉ करने हैं, तो वो 40,000 आपको एज 40,000 नहीं मिलेंगे, रादर विद इंटरेस्ट मिलेंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट 40,000 है, और मान लेते हैं कि जो उस पर इंटरेस्ट लगा वो लगा 10,000 का, तो आपको जो बैंक अब पे करेगा वो 50,000 पे करेगा। दैट मीन्स यू गेन प्रॉफिट, यू हैव गेन 10,000 रुपीज इन एक्स्ट्रा। तो 40,000 डिपॉजिट किए थे, बट बैंक ने उस पर क्या करा, आपको इंटरेस्ट पे किया। आपने बैंक को पैसा दिया और बैंक ने आपको थैंक यू नहीं बोल करके 10,000 रुपीज जब आप गए बैंक से पैसा लेने, तो आपको उसके साथ दे दिया।
So people also have provisions to withdraw money as and when they require, since the deposits with bank account can be withdrawn on demand. इसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं. आपको जब जरूरत पड़े आप जो डिपॉजिट है उसको निकाल सकते हो. अब यहाँ पे आता है डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी. अब मान लीजिए आपने बैंक में 10 लाख रुपीज को सेव कर रखा है. आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदी जो कि लेट से 1 लाख की है. अब आपके पास घर में तो इतना पैसा नहीं है क्योंकि इट वॉजंट सेफ. तो आप क्या करोगे, एक ऐसा पेपर का पीस उठाओगे. इस पेपर पे आप जिसे पे कर रहे हो ये मनी, उस इंसान का नाम लिखोगे, जितना पे कर रहे हो वो लिखोगे और अपने सिग्नेचर कर दोगे. तो यहाँ पे ये जो पेपर है ये क्या इंस्ट्रक्ट कर रहा है, इट इज इंस्ट्रक्टिंग दैट कि जो अमाउंट है वो पे किया जाए पेयर के अकाउंट से टू द पर्सन's अकाउंट इन whose name the check has been issued. ठीक है. सो डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरेस्टिंग फैसिलिटी, और ये फैसिलिटी है आपके चेक की. ओके. You would have heard of payments being made in checks instead of cash. For payment through check, the buyer has an account. For payment through check, the payer who has an account with the bank makes out a check for the specific amount. Check is the people instructing a bank to pay a specific amount from the person's account to the person whose name the check has been issued. So for payment through check, the payer has an account with the paying पेयर. जो पे कर रहा है पैसे दूसरे को, उसका एक अकाउंट होना चाहिए बैंक में. मेक्स अ चेक फॉर द स्पेसिफिक अमाउंट. अब ये जो पेयर है ये एक चेक बनाएगा कुछ अमाउंट का, यानी कि ये जो चेक है इस पर वो कुछ अमाउंट लिखेगा. अ चेक इज पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक. अब ये जो चेक है ये पेपर, ये जो चेक है ये पेपर है जो कि क्या कह रहा है बैंक को कि तुम बैंक जिससे मैंने इतना सारा पैसा सेव कर रखा है, इतना अमाउंट जो है वो निकाल कर दो द पर्सन's अकाउंट इन whose नेम द चेक हैज बीन इशूड. जिसके नाम पर ये चेक इशू हुआ है. लेट्स से ललिता के नाम पर ये चेक इशू हुआ है. यहाँ पे मैं लिखूंगी ललिता, फिर जितना पैसा पे करना है फिर अपने साइन कर दूंगी. दिस इज योर चेक. To demand deposits are essential feature of money. The facility of check against demand deposit makes it possible to directly settle down payment without use of cash. Since demand deposits are accepted widely as a means of payment, तो आज के टाइम में पेमेंट बहुत सारा चेक से किया जा रहा है अलॉन्ग विथ करेंसी. तो पैसा हम यूज़ करते हैं, करेंसी हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम चेक भी बहुत यूज़ करते हैं. दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी. तो मनी का एक हिस्सा चेक भी है. ठीक है. नाउ रिमेंबर द रोल दैट बैंक्स प्ले. क्या है बैंक्स का रोल, कि वो यहाँ पर जो ये चेक इशू किया गया है जिसके नाम पे किया गया है उसको वो पैसा जो है निकाल के दे देंगे. अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि जो बैंक में काम कर रहे एम्प्लॉयज हैं या जो बैंक है, क्या वो ऐसा जो है चेक बना सकता है और जिसको चाहे वो बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल के दे सकता है? तो ऐसा नहीं है. बैंक में जो पैसा सेव है वो उसका बैंक का नहीं है, वो लोगों का है. इसलिए जो लोग जिन्होंने डिपॉजिट किया है मनी वही उस बैंक में चेक को लगा सकते हैं. कोई दूसरा बैंक जो है उसे, जो एक बैंक है वो पैसा नहीं दे सकता. बैंक देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट एंड नो पेमेंट बाय चेक. बैंक नहीं कि भाई हम चेक लिख के दे रहे हैं, हमारे पास 50 करोड़ पैसा है, हम 10 करोड़ इससे दे रहे हैं लोगों के पैसों में से. दैट इज नॉट अलाउड. मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में क्या आ गया, करेंसी एंड डिपॉजिट आर क्लोजली लिंक्ड वर्किंग द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम. अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू, बाय बाय.